नोएडा सेक्टर 2 की फैक्ट्री में आग की खबर है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग की खबर आ रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची है, लेकिन इस वक्त आपको जो बड़ी खबर है वो फिलहाल दे दे। नोएडा के सेक्टर 2 में फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आ रही है और तस्वीर आप देखिए। नोएडा सेक्टर 2 की यह तस्वीर है जो कि एक फैक्ट्री बताया जा रहा है। केमिकल फैक्ट्री है ये और कहा जा रहा है कि इस केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और दमकल की तमाम गाड़ियां वहां पर पहुंची है जो कि आग बुझाने में लगातार कोशिश कर रही है। फिलहाल आग किन वजहों से लगी है उसका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन आग का विकराल रूप धीरे धीरे और भी रौद्र रूप धारण करता यहां पर नजर आ रहा है। दोस्त आप तस्वीरें इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों ही आप तस्वीरों में देखकर ये समझ पा रहे होंगे कि जो आग है वो कितना भयावह रूप लेता जा रहा है। हालांकि आग किन वजहों से लगी इसका पता अभी नहीं चला है, लेकिन आपको यहाँ ये बता दें कि एक केमिकल फैक्ट्री है और साथ ही इस केमिकल फैक्ट्री में ये आग लगी है। तो नोएडा के सेक्टर 2 में ये जो केमिकल फैक्ट्री है उसमें आग की घटना सामने आई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर दिव्यांकर तिवारी जुड़ चुके हैं। दिव्यांकर, ये आग क्यों लगी और क्या है पूरा अपडेट? जी बिल्कुल, आग क्यों लगी इसके कारणों का जो पता लगाने की जो कोशिश है वो आग बुझाने के बाद शुरू होगी, लेकिन अभी आग के क्या हालात हैं इसकी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा एरिया आपको यहाँ पर नज़र आएगा सेक्टर 2 का। अगर इसका ठीक पता बताएं तो 93 और 94 डी ब्लॉक का ये एरिया है और यहाँ पर आप सामने तस्वीर देखिए किस तरह से आग का जो भयानक रूप है, विकराल रूप है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और जो जानकारी मिली अभी शुरुआत के तौर पर, इस फैक्ट्री में नेल पेंट और पेंट बनाने वाली ये केमिकल फैक्ट्री है और सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो फायर विभाग को सूचना है, यूपी फायर सर्विस को, उसको मिलती है और तब से लगातार जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे करके पहुँच रही हैं और अभी भी आग पर जो काबू पाने का प्रयास लगातार चल रहा है। आप देख पाएंगे लगातार पानी की बौछारें जो है वो आपको यहाँ पर सामने तस्वीरों में होती हुई नजर आएंगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो आग जो है वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नज़र आएगी। और जो बात करें तो धुएं का गुबार आपको लगातार आसमान में बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा जिस तरफ आपकी नज़र जाएगी और यहाँ से तकरीबन 1-1.5-2 किलोमीटर तक ये धुएं का गुबार आपको आसानी से नज़र आ सकता है। और इसके साथ साथ बात करें तो लगातार जो फायर विभाग की टीमें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। ये आपको वाटर टावर यहाँ पर लगा हुआ नज़र आएगा और इसके सहारे भी जो आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो दूसरी तरफ से भी की जा रही है। आग तकरीबन कितने बजे लगी है? ये घटना कितने बजे की है? आग कितने बजे लगी? क्या आसपास के इलाके में क्या रिहायशी लोग भी रहते हैं? क्या रिहायशी इलाका है या फिर यहाँ पर आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया है वो नहीं है, लोग सेफ हैं? फिलहाल क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आसपास तमाम जो दूसरे जो कंपनियां हैं उनके ऑफिसेस बने हुए हैं और कहीं ना कहीं आग के लपेटे में वो भी पहुंच सकते हैं। इसके चलते दूसरी तरफ से भी जो आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो यहां पर होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग जो आसपास है मेरे, उनसे हम बातचीत करने की सीधी कोशिश करेंगे कि कब उन्हें इस आग के बारे में जानकारी लगी और कैसे उन्होंने ये जो सूचना है वो उनको फायर विभाग को दी। सर, क्या नाम है आपका? अंशुल नाम है मेरा। ये बताइए आग के बारे में कैसे आपको पता चला और क्या जो जानकारी है वो आग पहले थोड़ी सी लगी थी, हम बराबर में ही थे बाय द वे, तो हमें पता लगा जैसे ही कि गार्ड के पास फ़ोन नहीं था, तो फिर उसके यहाँ पे बराबर वाली जो कंपनी है D92 उसके साथी से फ़ोन करवाया गया कि तुम फ़ोन करो। फ़ोन करी तब ये फायर ब्रिगेड आई। 6 बजे से थोड़ी सी पहले की घटना है ये। किस वजह से लगी, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? कुछ नहीं है पता अभी। ये अभी कुछ क्या काम होता है यहाँ पर? सिर्फ गोडाउन है, थिनर का, स्पिरिट का गोडाउन है। सिर्फ ड्रम में आता है और वो जाते हैं, बड़ी गाड़ियों से आता है, छोटी गाड़ियों से की भी खबर आई थी जिसके बाद अंदर से, फैक्ट्री के अंदर से क्या धमाके की आवाज आई थी, उसके बाद ये आग लगी? क्योंकि आसपास मौजूद हैं और बता रहे हैं कि 6 बजे के आसपास का समय रहा है आग लगने का। पकड़ रहा था बराबर वाले, तो वो उड़ के दूसरी कंपनियों में बराबर वालियों में गिर रहे थे। तो जो बराबर वाली कंपनी है उनमें भी वैक्यूम बन के उनके शीशे फट रहे थे और इसमें D92 जो कंपनी है इसमें भी। ठीक है, देश के ज्यादातर राज्य भयंकर जल प्रहार से
करा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत हो या फिर पश्चिमी भारत, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से लोग परेशान हैं। ये तस्वीर देखिए जो कि इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मॉनसून का पूरा सीजन अभी बाकी है। बारिश ने मैदानों को भले ही गर्मी से थोड़ी सी राहत दी हो, लेकिन यही बारिश अब मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी आफत बनकर टूट रही है। अब यहाँ तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, पानी की विनाश लीला देखने को मिल रही है। साथ ही ये तस्वीरें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और केरल की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन ये तो सिर्फ चंद राज्य हैं, ऐसे ही हाल कई राज्यों के फिलहाल हैं, जहां के सैकड़ों गांवों में, शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उज्ज नदी में फंसे 2 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों फंसे हुए लोगों को बचाया जा सका है। उज्ज नदी में आए उफान में फंसे हुए लोगों की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उज्ज नदी में नाव उतारकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं नदी के उस पार तेज बहाव के बीच फंसे 2 लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मुश्किल से निकले कैसे। वहीं एसडीआरएफ और पुलिस के जवान रेस्क्यू के दौरान पूरी एहतियात बरतते नजर आए। जवानों ने हाथ हिलाकर नदी के उस पार फंसे लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही मदद उन तक पहुंचने वाली है। और जल्दबाजी करो, आधी टीम आ रही है। इसके बाद एसडीआरएफ के जवान उज्ज नदी में उतर गए। कुछ जवानों ने तैरकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि जवान उसके साथ बहते दिखे। हालांकि हालात को देखते हुए फौरन ही नाव का सहारा लिया गया। दोनों फंसे हुए लोगों तक एसडीआरएफ के जवान नाव से पहुंचे और उन्हें नाव पर बैठाकर सुरक्षित किनारे तक ले आए, जिसके बाद कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। 2 आदमी कोडपुनो के यहाँ रिवर के बीच में किले के पास ट्रैप हो गए थे और हमारी एसडीआरएफ की और सिविल लोगों ने यहाँ से उनका रेस्क्यू करा। पुलिस की टीम वहाँ रही और काफ़ी टाइम लगा इनको वहाँ से रेस्क्यू करने में। रतलाम में गुरुवार को हुई तेज बारिश के बाद हालात अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं शहर में जल भराव हो गया है, तो केदारेश्वर महादेव मंदिर में सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। साथ ही देखिए तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे पानी का ये जो रूप है वो विकराल रूप धारण कर चुका है। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। 2-3 घंटे की बारिश में शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ी दिखी। लोग घुटने भर पानी के बीच गाड़ियां दौड़ाते दिखे। बारिश के बाद शहर के हर कोने पर सिर्फ पानी का कब्जा दिख रहा है। शहर की आधी आबादी पर इसका सीधा असर दिखा। लोगों की माने तो 20 साल बाद इतनी बारिश हुई है, जिसके पानी ने देखते ही देखते रतलाम शहर को अपने आगोश में ले लिया और फिर चारों ओर जल भराव के हालात देखने को मिले। मूसलाधार बारिश का असर रतलाम के केदारेश्वर महादेव मंदिर में भी देखने को मिला। तेज बारिश के बाद मंदिर में गिरने वाला झरना पूरे उफान पर दिखाई दिया। आप भी देख सकते हैं कि कैसे झरने ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। झरने के उफान से मंदिर परिसर भी धीरे धीरे पानी के आगोश में जाता दिखा। ऐसा लग रहा है मानो झरने के जरिए सैलाब ही मंदिर में उमड़ पड़ा हो, जहां झरना पूरी रफ्तार से बहता दिख रहा है। मानसून की बारिश का ऐसा रूप देखने के बाद कई लोग हैरान परेशान दिखे। और चलिए अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बादलों ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें डराने वाली सामने आई। आपको बता दें, पानी के प्रहार से गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं, तो वहीं सैलाब की वजह से कई परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मकान के मकान विनाशकारी बाढ़ की चपेट में बर्बाद हो गए। देखिए, खिलौने की तरह बाढ़ में बहते पिकअप का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सैंज घाटी से आया है। पानी के प्रहार से कई क्विंटल की गाड़ी कागज की कश्ती की तरह बहते दिखी। जिस स्पीड से नदी का पानी भाग रहा था, उसी रफ्तार से गाड़ी भी बहते जा रही थी। कुछ दूर तक ये पिकअप किनारे किनारे बहते हुए गया, लेकिन एक चट्टान से टकराते ही ये सैलाब में समा गया। वहीं हिमाचल के कुल्लू में तबाही मची है। बादल फटने की वजह से तबाही आई है। बादल फटने के बाद पहाड़ से जब पानी नीचे की ओर बढ़ा तो उसकी भी तस्वीरें लोगों ने कैमरे में कैद कर ली, जो काफी भयावह और डराने वाली रही है। देखिए, पूरा नाला भर गया। बादल फटने के बाद सैलाब पूरे वेग में पहाड़ से नीचे की ओर चला। पहाड़ से नीचे आते सैलाब के इस वीडियो को आसपास मौजूद लोगों ने अपने घरों की छत से बनाया। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया। देखो,
काफी रफ्तार में पानी जब नीचे पहुंचा तो सैलाब ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ब्रिज के नीचे से गुजरते सैलाब को देखिए, मानो सब कुछ उखाड़ उजाड़ देने पर आमादा है। पानी का ये रौद्र रूप देखकर स्थानीय लोग नदी और नालों से दूर हट गए। और सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोगों को अपनी कार हटाने का मौका तक नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए लोग अपनी ही गाड़ियों को सैलाब में ही छोड़कर भाग निकले। सुरक्षित जगह पर खड़े होकर होते नुकसान को देखते रहे। देखिए, गाड़ी एक चली गई। हिमाचल में बादल फटने के बाद सैलाब के तांडव का एक और वीडियो देखिए। गाड़ियाँ फंस गई है। ये वीडियो हिमाचल के कसौल का है, जहां पर कई गाड़ियां पानी में फंस गई थी। अचानक बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई और लोगों ने सैलाब में इन गाड़ियों को छोड़कर अपनी जान बचाई। जितनी भी गाड़ियां फंसी है, कोई यूके की है, कोई पीवी की है। पहाड़ से उतरते पानी की रफ्तार काफी तेज थी। इस बीच से इन गाड़ियों को निकालना काफी मुश्किल था। बताया जा रहा है कि इनमें से कई गाड़ियां सैलाब में बह गई। वालों के लिए हाई अलर्ट। ये दोनों वीडियो एक ही जगह के हैं। सैलाब की इन तस्वीरों को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर शेयर किया था। और हिमाचल में बादल फटने के बाद कई वीडियोस सामने आए हैं जिसमें पहाड़ से पानी उतरते देखा गया। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें जोर जोर आवाज लगाकर लोगों को सावधान करते लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पंचा हुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरफा में है, भुंतर में है, बजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए। पिछले 24 घंटे में कुल्लू से मनाली तक कुदरत ने जमकर तांडव मचाया। सैलाब के सामने जो आया वो बर्बाद हो गया। लेकिन शुरुआत में सैलाब जब कुल्लू के पंचकुला नाला पहुंचा तो रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। लाइव फ्लड दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, न्यू नाला क्रॉस हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसके बाद ही सैलाब बेकाबू हो गया और नीचे उतरकर जमकर तबाही मचाई। सेंज घाटी के जीवा नाला में तो सैलाब काफी डरावना था। जीवा नाला आते हुए बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए, ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। और देखिए, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में भी बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई लोगों की मौत की खबर भी आ गई, जबकि अभी भी 2 लोगों के लापता होने की खबर है। इनके लिए तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। देखिए, बादल फटते ही वहां फ्लैश फ्लड आया और सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। जिसने भी इस मंजर को देखा वो खौफजदा हो गया। पानी की लहरें इतनी तेज थी कि मानो सब कुछ निकल लेगी। पानी लगी। ऊपर से गाड़ियाँ भी आई है पानी में बह के, और कुछ आदमी बता रहे हैं कि आदमी भी बह गए हैं पानी में। जबकि सैलाब आने से पहले ही कई लोग दूर हट गए, जिससे उनकी जान बच गई। और देखिए, अचानक आई बाढ़ ने इलाके में तबाही मचा दी। इस सैलाब में कई घर तबाह हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव के काम में जुट गए। देखिए, बताया गया कि जिस समय बादल फटा उस समय एक लूंगटा पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई मजदूर मौजूद थे। पानी की लहरें इतनी तेजी से आई कि वो खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी चपेट में आ गए। रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो रेस्क्यू के काम में लगे हैं। 2 बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं, पर जो लोग मिसिंग हैं 6 एटलीस्ट जो हैं बताए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने इस हादसे में मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए कि जो सरकारी आंकड़े आ भी रहे हैं वो आंकड़े गलत हैं। आंकड़ा ज़्यादा है, भारी नुकसान यहाँ पर जान माल का हुआ है। वहीं प्रदेश में मुश्किलें अभी कम होती दिख नहीं रही हैं, क्योंकि 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, बादल फटने के बाद आई तबाही के निशान तब दिखे जब पानी कम हुआ। कुल्लू में जिस रास्ते से सैलाब गुजरा वहां बर्बादी दिखी। पानी के प्रहार से बह गई कई गाड़ियां मलबे में दबी नजर आई। देखिए, सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश के सेंज घाटी में मचाई। लाल रंग की इस सरकारी गाड़ी को देखिए, आधे से ज्यादा हिस्सा मलबे में है और चारों ओर सामान बिखरे हुए हैं। दरअसल जब पहाड़ से सैलाब नीचे की ओर आया तो रास्ते में एक प्राइवेट विद्युत परियोजना से जुड़ा शेड आ गया, जिसे बाढ़ ने अपनी जद में ले लिया। कुछ सामान बह गए तो वहीं ज्यादातर चीजें आसपास बिखर गई।
तस्वीरें बता रही हैं कि बादल फटने के बाद आई तबाही ने प्राइवेट विद्युत परियोजना के शेड का क्या हाल कर रखा है। और देखिए, बादल फटने से मंडी के ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर इस इलाके पर पंडोम डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी पूरे उफान पर बहती नजर आ रही है, जिससे खतरा कई गुना बढ़ चुका है। देखिए, पंडोम डैम से जब पानी छोड़ा गया तब ऐसा नजारा था। प्रशासन ने नदी किनारे न जाने और सेल्फी से बचने की सलाह दी है। जानवरों और मवेशियों को भी नदी के किनारे न जाने की बात कही गई। जब टूरिस्ट आते हैं नदी के पास जाकर चाहे फोटोग्राफ्स के लिए या देखने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, ये जो पानी है इसका बहाव बहुत तेज है और ये बहुत डीप है एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। आप नदी के पास ना जाएं। पुलिस सतर्कता की बात इसलिए कह रही है क्योंकि मंडी से ही एक और तस्वीर सामने आई। मनाली के बाहंग से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ 3 दुकानें हुआ करती थी, अब दुकान का बस आगे का ढांचा ही बचा है, पीछे की पूरी दुकान पानी में बह गई। इसलिए इस मौसम में ऐसी जगहों में जाने से बचें, क्योंकि जान है तो जहान है। और पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से कहीं बाढ़ है तो कहीं हादसे हो रहे हैं। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत खबर आई है, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में एक बस उफनती नदी में जा गिरी। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। जानकारी के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। ये बस गहरी खाई में जा गिरी। करीबन 10 लोग, नीचे अब तस्वीरों आपको दिखाते हैं, करीबन 10 लोग अब तक जो है वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं, जबकि कई लोग लापता बताए गए, जिनकी खोजबीन जारी रही। गोताखोरों को लगाया जा रहा है क्योंकि नदी का स्तर और पानी का जो बहाव है बहुत तेज होने के कारण रेस्क्यू और बस मिलने में थोड़ी इशू हो रहा है। ये बस राजस्थान के उदयपुर से सवारियों को लेकर बद्रीनाथ जा रही थी, लेकिन बीच में ही यह हादसा हो गया। तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी जिंदगी संकट में है। नदी नाले उफान पर हैं और पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने से इलाके में खौफ का माहौल है। देखिए, पहले आपको केदारनाथ हाईवे के मुनकटिया लेकर चलते हैं, जहां पहाड़ों से इस अंदाज में मौत बरसती दिखी। छोटे बड़े हर तरह के पत्थर पहाड़ों से लगातार गिर रहे हैं। इसकी खौफनाक आवाज सुनिए। हालात इतने गंभीर हो गए कि केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोकना पड़ा। केदारनाथ के बाद आपको बद्रीनाथ के यात्रा रूट पर लेकर चलते हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, जहां बेलनी पुल के नीचे स्थापित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति जलमग्न हो गई। नदी के आसपास के भवनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। और भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ों में हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड की चपेट में एक गाड़ी आ गई। संयोग ठीक था कि किसी की जान नहीं गई। ये गाड़ी नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ मार्ग पर खड़ी थी, तभी पहाड़ टूटकर गिर गया और इस गाड़ी को अपनी जद में ले लिया। पहाड़ से सिर्फ छोटे पत्थर नहीं गिरे, बल्कि इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें भी सड़कों पर बिखर गई। संयोग ठीक था कि इस गाड़ी में कोई नहीं था और ना ही कोई बड़ा चट्टान सीधे इसके ऊपर गिरा। गाड़ी को आंशिक नुकसान हुआ, लेकिन मलबा आने से सड़क बंद हो गई। दरअसल गाड़ी खराब होने से ड्राइवर इसे सड़क किनारे खड़ा कर चला गया था। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ, ड्राइवर इसमें मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई। और देखिए, करगिल में भी बाढ़ की डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर भारी बारिश से बाढ़ का माहौल है, साथ ही पानी सड़कों पर मलबे के साथ बहने लगा है। इस पानी के बीच जो भी आया आपने अपने साथ उसे बहा ले गया। ये देखिए, ऊपर से जोरदार आवाज के साथ मलबा आया। जिसने देखा उसके चीखें निकल गई। अल्लाह 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 अल्लाह। बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा ले गया। पानी की तेज धार के साथ मलबा शहर के अंदर घुस गया। डरावनी आवाज के साथ मलबा आगे की तरफ बढ़ता चला गया। बाढ़ का ये पानी पत्थरों के साथ जिस तरफ भी गुजरा, उस तरफ हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ऊपरी इलाके से पत्थरों के साथ आई बाढ़ से रास्ते बंद हो गए, क्योंकि सड़कों पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। और गुजरात में भी मानसून तबाही लेकर आया है। मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी जारी की है, बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और सूरत समेत गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आए। बात करें नवसारी में मंदिर, स्कूल जद में इसके आ गए हैं। हर तरफ बारिश के बाद उपजी बाढ़ का बसेरा है। देखिए,
नवसारी का ये शिव मंदिर चारों तरफ से पानी में घिर गया है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर कई फीट पानी जमा है। आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। पिछले कुछ दिन से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो नवसारी में सैलाबी मुसीबत अभी खत्म होने वाली नहीं है। 28 जून तक तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। पंजाब के गुरदासपुर से एक बड़ी खबर आपको दे दे। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर की हत्या का मामला सामने आया है। 3 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। बताया जा रहा है गोलीबारी में करणवीर सिंह नाम के व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। हरजीत कौर के साथ कार पर सवार था करणवीर सिंह। तो आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस वक्त पंजाब के गुरदासपुर से आपको दे दे। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर की हत्या का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर कुछ अज्ञात लोग आए थे, अपराधी आए थे और साथ ही एक और शख्स की भी मौत की खबर है, हत्या की खबर है। बताया जा रहा है कि करणवीर सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि जग्गू भगवानपुरिया की मां के साथ एक गाड़ी में मौजूद थे, उनकी भी हत्या की खबर आ रही है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या है पूरा अपडेट इस पूरे मामले पर? जी देखिए, ये तकरीबन 9 बजे की घटना है। ये बटाला में ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें जग्गू भगवानपुरिया जो गैंगस्टर है उसकी मां हरजीत कौर और साथ में एक और व्यक्ति है करणवीर सिंह, ये दोनों एक कार में जा रहे थे। तो 3 युवक जो हैं वो एक मोटरसाइकिल पे आते हैं और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें करणवीर सिंह की बटाला में ही मौत हो गई थी और हरजीत कौर को अमृतसर में लेके गए थे हॉस्पिटल में, जहां उनकी मौत हो गई है। अब इसमें ये जग्गू भगवानपुरिया की मां है हरजीत कौर जिनकी मौत हुई है और साथ में करणवीर जो इनका ही रिश्तेदार जो है बताया जा रहा है। अब इसमें देखना ये है कि इसमें ये किसने किया है, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया गैंगस्टर है, नोटोरियस गैंगस्टर है, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में भी आरोपी है। आजकल इसको असम में सिलचर जेल में जो है शिफ्ट किया गया है। पंजाब पुलिस ने जो है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने इसको शिफ्ट किया था जो एंटी ड्रग लॉ है उसके तहत जो है पंजाब की बठिंडा जेल से। पर इसमें राइवलरीज जो हैं जग्गू भगवानपुरिया की क्योंकि ज्यादा हैं, गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई का किसी वक्त जो है बिल्कुल खास होता था, सिद्धू मूसेवाला कत्ल में भी आरोपी है। पर अब इसमें कौन सी गैंग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ये जरूर देखना होगा, कौन जिम्मेवारी इसकी लेता है। फिलहाल पुलिस जो है इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो लोग मोटरसाइकिल पे हैं जिन्होंने फायरिंग की उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और बाकी भी तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वहां के एरिया की उनको भी खंगाला जा रहा है ताकि कोई क्लू जो है हमलावरों के बारे में मिले। बट राइवलरीज हैं जग्गू भगवानपुरिया की, नोटोरियस गैंगस्टर है। अब जिम्मेवारी कौन लेता है इस हमले की, इस कत्ल की जो है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन, हमारे साथ संवाददाता पंजाब से, और तमाम जानकारी गुरदासपुर की इस घटना के बारे में। और अब बात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की कर लेते हैं, जो हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से निकल रही है। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराज कर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। पुरी के साथ साथ अहमदाबाद में भी भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। आपको बता दें, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये अहमदाबाद की रथ यात्रा की है, जिसमें शामिल होने के लिए देश और विदेश से भक्तों का रेला उमड़ा है, जनसैलाब उमड़ा है। और भगवान के दर्शन के लिए हर साल की तरह इस बार भी देश के गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, मंगला आरती में शामिल हुए और भक्ति में लीन नजर आए। आरती और दर्शन के बाद उन्होंने आराध्य का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद पारंपरिक रथ यात्रा की शुरुआत की गई। तो आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से ये जो रथ यात्रा की शुरुआत की जाती है और ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। तस्वीर पहली आपको जगन्नाथपुरी की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह सुबह सवेरे वहां पर पहुंचे। उन्होंने मंगला आरती की और उसके बाद फिर भगवान का आशीर्वाद के साथ रथ यात्रा
वहां पर निकाली गई। 2 तस्वीरों में आप साथ देख सकते हैं कि कैसे रथ यात्रा को लेकर के देश भर में आज जश्न का माहौल है और साथ ही खासकर पुरी में, उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा को लेकर के लोगों में गजब का उत्साह रहता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी यहां पर इस रथ यात्रा को देखने यहां पर पहुंचते हैं और कैसे देखिए भीड़ अभी सुबह ही हुई है और ऐसे में देखिए पुरी में किस तरीके से भीड़ है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रथ यात्रा है ये किस तरीके से लोगों के बीच कितना प्रसिद्ध है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि दोनों तस्वीर जो है वो फिलहाल हम अहमदाबाद की आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो मंगला आरती के बाद रथ यात्रा अहमदाबाद में निकाली गई, जिसमें आपने देखा कैसे गुजरात के हर्ष सांघवी वहां पर जो मंत्री हैं राज्य के वो नजर आ रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती में शामिल होते, भगवान की पूजा अर्चना करते यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो अहमदाबाद की रथ यात्रा की तस्वीर हम आपको पहली हमने आपको दिखाई, दूसरी गृह मंत्री अमित शाह की जो कि भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें देश विदेश से भक्तों का सैलाब भी यहाँ पर उमड़ा है। आपको बता दें भगवान के दर्शन के लिए हर साल की तरह इस बार भी देश के गृह मंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं। जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किया। सुबह सवेरे मंगला आरती होती है, मंगला आरती में भी शामिल हुए और भक्ति में लीन भी नजर आए। आरती और दर्शन के बाद उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। अब उसके बाद पारंपरिक रथ यात्रा की शुरुआत भी की और दोनों तस्वीर हम आपको अहमदाबाद की दिखा रहे हैं। देखिए अहमदाबाद में कैसे भगवान जगन्नाथ की पूजा के बाद यह रथ यात्रा को निकाला गया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीर यहाँ पर सामने है, जब मंगला आरती हो रही थी पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री वहाँ पर बैठे हैं। और हर साल की तरह इस साल भी गृह मंत्री अमित शाह गुजरात गए, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। लेकिन ये जो रथ यात्रा है आपको बता दें ये उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वहाँ पर हर साल भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर पूरे देश में रथ यात्रा ये आज के दिन निकाला जाता है और इतिहास जो है इस रथ यात्रा का काफ़ी पौराणिक है, बहुत पुराना है और कई मान्यताएं भी इसमें है। तो कहा जाता है कि कैसे आषाढ़ महीने के कृष्ण शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को आज रथ यात्रा ये निकाली जाती है और साथ ही बहुत ही धूमधाम के साथ आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को निकाला जाता है। और रथ यात्रा का आयोजन पश्चिम बंगाल में भी किया जा रहा है, लेकिन वहां रथ यात्रा पर सियासी रस्साकसी भी काफी हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में आज पहली बार रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। खुद सीएम ममता बनर्जी वहां पर पहुंची हैं। गुरुवार को मंदिर के पुजारियों, पदाधिकारियों और पुलिस प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक की, फिर मीडिया से मुखातिब हुई। हमारा जगन्नाथ धाम बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो गया है। हमारा ऑफिसर्स का पूरा टीम आया, पुलिस का टीम आया, जो इस्कॉन एवं माशीबाड़ी जो हमारा जो टीम है वो भी सब आया। वो लोग सब तैयार कर लेंगे। हम 4 बजे तक यात्रा समापन करेंगे और आरती जो होगा वो 2-2:30 बजे होगा। इस बीच बीजेपी ने दीघा में रथ यात्रा पर सवाल उठाए और ममता सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी हिंदू वोट को बांटने के लिए, जो 5 से 10% हिंदू है, जिनको ममता बनर्जी हर बार मूर्ख बनाकर, धोखा देकर वोट ले लेते हैं। जैसे रामायण में हुआ था, रावण भी भगवा पहन के आया था ना, माँ सीता ने समझ लिया कि साधु है, गलती कर बैठे। उसी तरह पश्चिम बंगाल के कुछ हिंदू जो गलती पर बैठे हैं ममता बनर्जी के मंदिर को देखकर, और ममता बनर्जी उसी गलती का नाजायज लाभ उठा रहे हैं। नोएडा के एक ओल्ड एज होम में राज्य महिला आयोग की टीम और पुलिस ने छापा मारा तो वहां के हालात देखकर सब भौचक्के के रह गए। यहां पर बुजुर्ग महिला का हाथ बांधकर कमरे में बंद रखा गया था। वहीं बाकी के बुजुर्गों की हालत भी बेहद खराब नजर आई। देखिए। राज्य महिला आयोग और पुलिस की टीम ने नोएडा के सेक्टर 55 में मौजूद ओल्ड एज होम में छापा मारा था, जहां भीतर घुसते ही महिला आयोग की टीम की सदस्य का गुस्सा उस महिला केयर टेकर पर फूट पड़ा, जिसने बुजुर्ग महिला के हाथ बांध रखे थे और वो खुद रूम में आराम कर रही थी। सुनो एक बात बोलो, तुमने इसका तो हाथ बांध दिया और तुम पढ़ के सो गई। कहाँ पढ़ के सो गई? इन्हीं के पास तो बैठी मैं। अभी मैंने देखा था तुम यहाँ बिछा के लेटी हुई थी, लेकिन इसका हाथ बांध के तुम लेटी हुई हो। जब कपड़े फाड़ रही है, मुँह फाड़ रही है, तो फिर क्या करूँ मैं? मेरे वालों दबा नहीं तो।
केयर टेकर का ऐसा बर्ताव देखने के बाद महिला आयोग की टीम के सदस्य का गुस्सा भड़का दिखा, जिसके बाद इस ओल्ड एज होम की तफ्तीश के बाद पता चला कि यहाँ पर बुजुर्गों को रखने के लिए संचालक 2.5 लाख रुपए डोनेशन लेता था और साथ ही रख रखाव के लिए 6,000 रुपए महीना भी वसूलता था। वहीं इसके बदले में इन बेसहारा बुजुर्गों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। ओल्ड एज होम का वीडियो वायरल भी हो गया है, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया है और अब महिला आयोग की टीम के साथ ही पुलिस भी इस ओल्ड एज होम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना नोएडा की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में एक युवक कटहल चोरी करने के इरादे से पेड़ पर चढ़ गया, जहां पर गार्ड ने उसे देख लिया, जिसके बाद वो बुरी तरह से घबरा गया और उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखने वालों की सांसें ही अटक गई। देखिए आप भी। सिक्योरिटी गार्ड को देखने के बाद युवक इस कदर डर गया कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पेड़ से नीचे गिरने लगा। हालांकि इसी दौरान उसके हाथ में पेड़ की डाल आ गई, जिसे पकड़कर ये लटक गया और इसे इस तरह से लटका देख नीचे मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। युवक को पेड़ पर लटका देख नीचे मौजूद लोग खौफजदा हो गए। नीचे मौजूद गार्ड और तमाम लोगों का दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। लोगों ने युवक को बचाने के लिए कवायद करनी शुरू की, लेकिन अब धीरे धीरे युवक के हाथ जवाब देने लगे थे, जो पेड़ की डाल को पकड़े पकड़े थक चुका था। वहीं इसके बाद युवक का हाथ छूट गया और वो सीधे 50 फीट नीचे जमीन पर आ गिरा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन ही युवक को अस्पताल पहुंचाया। लोगों की माने तो ये नशे की हालत में कटहल चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, जहां गार्ड को देखने के बाद यह घबरा गया और हादसे का शिकार हो गया। और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की काफिले में सुरक्षा की बड़ी चूक सामने आई है। यहां पर सीएम की सुरक्षा में तैनात 19 गाड़ियां अचानक ही बंद पड़ गई। इसके बाद से हड़कंप मच गया। देखिए। लाइन से ठीक हो रही ये सारी गाड़ियां मामूली नहीं बल्कि खास हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले की गाड़ियां हैं जो एक साथ बंद हो गईं। 19 इनोवा गाड़ियों के खराब होने की जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो हड़कंप मच गया। फौरन ही इसकी वजह का पता लगाने की कोशिश शुरू की गई। जांच में पता चला कि सीएम के काफिले में शामिल 19 गाड़ियों में पानी मिला डीजल भर दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ी दूर चलते ही गाड़ियां बंद पड़ गई। दरअसल आज सीएम मोहन यादव रतलाम दौरे पर आ रहे हैं, जिसके लिए उनके काफिले में शामिल 19 गाड़ियां डीजल भरवाने के लिए इसी पेट्रोल पंप पर पहुंची थी। शासकीय व्हीकल हमारे यहाँ भारत पेट्रोल पंप पे डीजल भराने आए थे, तो कुछ डीजल में जो है पानी का कुछ वो होने से, रिसाव होने से गाड़ियाँ जो है बंद पड़ गई हैं। तो अब यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं जो है सीनियर्स के निर्देश पर, अब इस पर अग्रिम जो है कार्रवाई की जा रही है। आनन फानन में जिला खाद्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। पेट्रोल पंप से डीजल का सैंपल लिया गया और इसे जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही अब पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान से नया सियासी घमासान मच गया है, जिसमें उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जैसे शब्द हटाने की हिमायत की है और इस पर कांग्रेस भड़क गई है। देखिए। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए हैं। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले। उन 2 शब्दों को जोड़ा है, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले आपातकाल के 50 साल पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और संविधान की प्रस्तावना में बदलाव की ये बड़ी मांग कर दी, जिस पर कांग्रेस भड़क उठी, आरएसएस और बीजेपी को घेरा। ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है जो आरएसएस बीजेपी हमेशा से रचती आई है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस ने इसका विरोध किया था, संविधान को जलाया था। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे थे कि संविधान बदलने के लिए संसद में 400 पार सीट चाहिए। आखिर में जनता ने इनको सबक सिखाया। अब एक बार फिर ये अपनी साजिशों में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी की हिमायत की है, तो वहीं महाराष्ट्र में भाषा पर सियासत भी गर्म हो गई है और वार पलटवार नया सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए। कि मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा की उपेक्षा कर कभी भी महान नहीं बन सकता।
हिंदी पर ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के आधिकारिक भाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में दिल्ली में कही। और ये बात ऐसे वक्त कही जब महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है। मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के आदेश का विरोध हो रहा है। मराठी प्रेमी यांनी सुद्धा या आंदोलनात सहभागी व्हावं ही एक सगळ्यांना मराठी माणूस म्हणून विनंती करतोय। आणि पुन्हा एकदा सांगतो की कोणी किती प्रयत्न केले तरी हिंदी भाषेची सक्ती ही आम्ही महाराष्ट्रावरती लादू देणार नाही। और हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर छिड़े विवाद के बीच 7 जुलाई को मुंबई आज़ाद मैदान धरना होगा और साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी इसमें शामिल भी होगी। तो वहीं राज ठाकरे भी 6 जुलाई को मार्च निकालेंगे। इस बीच राज ठाकरे से महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने मुलाकात की। राज ठाकरे से मिलने के लिए उन्हें समझाने के लिए कुछ प्रस्ताव लेकर उनके घर पहुंचे, लेकिन राज ठाकरे को समझा नहीं पाए। महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे आता माझ्याकडे येऊन गेले। त्यांची भूमिका त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला, जी संपूर्ण भूमिका मी पूर्णपणे फेटाळून लावली आणि आम्हाला ते मान्य नाही म्हणून सांगितलं। मी सर्व पक्षांना आवाहन करतोय की येत्या 6 जुलैला गिरगाव चौपाटीवरून मोर्चा काढायचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। त्या संपूर्ण मोर्चामध्ये कुठेही कोणताही झेंडा नसेल, तो संपूर्ण मोर्चा हा मराठी माणसाचा असेल। इस बीच शरद पवार भी पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी की अनिवार्यता को सही नहीं बता रहे हैं। माझ्या मते या सगळ्यांचा आग्रह जो आहे तो प्राथमिक शिक्षणामध्ये हिंदी सक्तीचं करू नये। 5वीच्या नंतर हिंदी शिकायला काही हरकत नाही। हिंदी देशातला एक मोठा वर्ग हिंदी भाषा बोलतो आणि त्यामुळं हिंदीला एकदमच त्याग ठरवायचं कारण नाही। और चुनाव आयोग के नए नोटिफिकेशन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है और इसके शोले तब और भड़कते दिखे जब सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट को भी अनिवार्य कर दिया है, जिसे लेकर ममता बनर्जी का गुस्सा भड़क उठा है। Where they will get the mother certificate, the father certificate? Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? Please let us clarify. ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि चुनाव आयोग नई मतदाता सूची के बहाने गरीबों का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश रच रहा है। देखिए इन लोग की चालाकी देखिए, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है जहां वोटर लिस्ट हटाने की साजिश चल रही है। जितना गरीब लोग का है उन लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटाने जा रहा है। और कर्नाटक बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाला। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से कर दी, जिस पर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भड़क गए। वहीं कांग्रेस की ओर से मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कर्नाटक बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक विवादित पोस्ट किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से की, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामले पर नाराजगी जताते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एस मनोहर ने इसकी एफआईआर भी दर्ज कराई है और बीजेपी के पोस्ट को अपमानजनक करार दिया। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा है कि इंदिरा इज इक्वल्स टू इंडिया नहीं, इंदिरा इज इक्वल्स टू हिटलर। बीजेपी के इसी पोस्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इसका जमकर विरोध जताया। FIRs are registered based on certain either complaints or suo moto if there are any some generate animosity among people. Yes. So in this case, if you try to malign a leader who served the country for so many years and brought about good development those days, and naturally somebody will object to that. ABP न्यूज आपको रखे आगे।